नमस्कार दोस्तों, आज हम 12वीं बायोलॉजी के दूसरे अध्याय नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक और टॉपिक पादप भ्रूणिकी और उसके इतिहास पर भी चर्चा करेंगे। यह जो टॉपिक है वो 12वीं कक्षा के हिसाब से अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उच्च कक्षाओं एवं कंपटीशन एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अतः हम देखते हैं इस टॉपिक को। पादप भ्रूणिकी, इसे हम प्लांट एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादप के लैंगिक चक्र का अध्ययन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं पादप के लैंगिक चक्र का अध्ययन करना पादप भ्रूणिकी या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसके इतिहास के बारे में बात करें हम तो सबसे पहले 300 बीसी में थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स की रचना की थी और इस पुस्तक में बताया था कि लगभग 500 बीसी में हेरोडोटस ने अरब व एसीरिया की यात्रा की थी। इस पुस्तक में यह बताया गया कि लगभग 500 बीसी में हेरोडोटस ने अरब और एसीरिया की यात्रा की थी। वहां पर उन्होंने यह देखा कि खजूर की अच्छी पैदावार के लिए वहां एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें मादा पुष्पक्रमों को नर पुष्पक्रमों के संपर्क में लाया जाता है। वास्तव में ऐसा परागण सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था, लेकिन उस समय लोग पुंकेसर को उत्सर्जी अंग व पराग कणों को उत्सर्जी उत्पाद के रूप में जानते थे, क्योंकि उस समय पादप भ्रूणिकी पर अधिक कार्य नहीं हुआ था। इसके पश्चात 1682 में एन ग्रीव ने अपनी पुस्तक एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में यह बताया कि पुंकेसर पुष्प के नर जननांग होते हैं। अर्थात पुंकेसरों के नर जननांग के रूप में सर्वप्रथम जो वर्णन है वो 1682 में एन ग्रीव ने एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में किया। इसके पश्चात 1692 में आर जेकब कैमेरियस ने यह बताया कि बीज के निर्माण के लिए नर व मादा जननांगों में अंतर क्रिया होती है। बीज निर्माण के लिए नर व मादा जननांगों में अंतर क्रिया होती है। इसके पश्चात 1761 में जोसेफ कोल्यूटर ने बताया कि पुष्प की वर्तिकाग्र अन्य जातियों के परागकणों की तुलना में अपनी ही जाति के परागकणों के लिए अधिक सुग्राही होती है। इस क्रिया को हम आगे
पराग स्त्री केसर संक्रिया के रूप में पढ़ेंगे। जैसे मान लो अगर हम नींबू के पराग कणों को आम के पुष्प की वर्तिकाग्र पर रख दें तो परागण की क्रिया तो हो जाएगी, लेकिन निषेचन की क्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जाति के पुष्प की वर्तिकाग्र में ये क्षमता होती है कि वह अपने जाति के पराग कणों को रासायनिक क्रिया के द्वारा पहचान सकती है। इसी क्रिया को हम आगे पादप पराग स्त्री केसर संक्रिया के रूप में पढ़ेंगे। इसके पश्चात 1884 में एडवर्ड स्ट्रॉसबर्गर ने नर व मादा युग्मकों के संलयन, जिसे हम निषेचन कहते हैं, की खोज की तथा 1898 में S.G. नवास्चिन ने द्विनिषेचन या त्रिसंलयन की खोज की। यह द्विनिषेचन या त्रिसंलयन आवर्तबीजी पादपों का लाक्षणिक गुण है। इसके पश्चात 1950 में पंचानन माहेश्वरी ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रायोलॉजी और D.A. जोहानसन ने अपनी पुस्तक प्लांट एम्ब्रायोलॉजी में आवर्तबीजी पादप के सभी वर्गों के पादपों में भ्रूण विकास का वर्णन किया। इसीलिए भारतीय भ्रूणिकी का जनक पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। वर्तमान समय में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भ्रूण वैज्ञानिक जो है वो भ्रूण विज्ञान को 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। एक तुलनात्मक भ्रूण विज्ञान, एक प्रयोगात्मक भ्रूण विज्ञान और एक वर्णनात्मक भ्रूण विज्ञान। दोस्तों, यह पादप भ्रूणिकी और उसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा थी। अब हम अपने अध्याय पर आते हैं वापस, जिसका नाम है नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। हम जानते हैं कि पुमंग पुष्प का नर जननांग है और पुमंग का प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। पुमंग का प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। यह आवर्तबीजी पादपों में नर जननांग के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, ये जो पुंकेसर है इसके 3 भाग होते हैं। एक पराग कोश, दूसरा संयोजी व पुतंतु। पराग कोश पुतंतु के शीर्ष पर पाया जाता है तथा पुतंतु एवं पराग कोश आपस में संयोजी द्वारा जुड़े होते हैं। पुतंतु का कार्य पराग कोश को पुष्पासन पर चिपकाए रखना है तथा पराग कोश जो है वो द्विपालित अर्थात
दो पालियों में, दो लोब में बटा होता है तथा प्रत्येक पाली में दो परागपुट होते हैं। परागपुट, या हम उन्हें लघु बीजाणु धानियां कहते हैं। लेकिन मालवेसी कुल के पादपों में जैसे भिंडी, कपास, इनमें परागकोश एक पालित होता है। इनमें परागकोश एक पालित होता है, अर्थात इसमें केवल दो बीजाणुधानियां या परागपुट ही पाए जाते हैं। दोस्तों, परागपुट में या लघु बीजाणुधानियों में पराग मात्र कोशिकाएं होती हैं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणुओं या पराग कणों का निर्माण होता है। यहां पर कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक क्वेश्चन बताएं। जैसे अगर एक क्वेश्चन आए कि एक सरसों के पुष्प की परागकोश की प्रत्येक पाली में स्थित परागधानी में 100 परागपुट हैं। परागपुट में 100 पराग मात्र कोशिकाएं हैं। वापस देखिए क्वेश्चन को। सरसों के पुष्प के परागकोश की प्रत्येक परागधानी में 100 पराग मात्र कोशिकाएं हैं। सो पराग मात्र कोशिकाएं हैं। तो इसमें परागकोश में उत्पन्न कुल पराग कणों की संख्या बताइए। परागकोश, सरसों के परागकोश की परागधानी में प्रत्येक परागधानी में 100 पराग मात्र कोशिकाएं हैं। तो परागकोश में कुल परागकणों की संख्या बताइए। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आता है, कपास की परागकोश की प्रत्येक परागधानी में 100 पराग मात्र कोशिकाएं हैं। तो परागकोश में कुल परागकणों की संख्या कितनी आई? अर्थात सरसों के स्थान पर पादप का नाम क्या दे दिया? कपास का। तो इसमें जो उत्तर है वो आएंगे 1600 पराग कण, और इसमें जो है वो आएंगे 800 पराग कण। ऐसा इसलिए क्योंकि सरसों जो है एक सामान्य आवर्ती पादप, जिसके अंतर्गत पराग कोश द्विपालित होता है। उसके अंदर प्रत्येक पाली में 2 परागपुट होते हैं या परागधानी होती है। अतः कुल 4 परागधानियां हो गई, और प्रत्येक में होते हैं 100 पराग मात्र कोशिकाएं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होने से 1600 परागकणों का निर्माण होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक पराग मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, या किसी भी कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उससे 4 जो है पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस तरह से 4 परागधानियों में उपस्थित प्रत्येक में 100 के हिसाब से
400 पराग मात्र कोशिकाएं होगी पीएमसी, जिनमें मियोसिस के द्वारा 1600 पराग कणों का निर्माण होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर तो होगा 1600 पराग कण। लेकिन इसमें कपास क्योंकि मालवेसी कुल का पादप है, इसमें प्रत्येक परागकोश एक ही पालित होता है, जिसमें केवल 2 ही परागधानियां होती हैं। इस हिसाब से उसमें 200 पीएमसी होगी, अर्थात 200 पराग मात्र कोशिकाएं होगी, जिनमें मियोसिस के द्वारा 800 पराग कणों का निर्माण होगा। अतः आप अब समझ गए होंगे कि एक सामान्य द्विपालित परागकोश में जो है 4 परागधानियां होती हैं, जबकि मालवेसी कुल में एक पालित परागकोश में केवल 2 ही परागधानियां होती हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आगे हम चर्चा करें कि ये जो पराग पुंकेसर है, पुंकेसरों को लघु बीजाणुपर्ण कहा जाता है। पुंकेसरों को लघु बीजाणुपर्ण कहा जाता है। लघु बीजाणुपर्ण जिम्नोस्पर्म पादपों से संबंधित शब्द है। हम इन दोनों की व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुमंग की। पुमंग ये एंजियोस्पर्म में नर जननांग का कार्य करता है। पुमंग इसे हम बोलते हैं एंड्रोइशियम। इसका प्रत्येक सदस्य स्टेमन कहलाता है। स्टेमन जो है उसमें पराग कोश के अंदर परागधानी होती हैं और इसे हम पोलन सैक कहते हैं अंग्रेजी में। परागधानी में पराग मात्र कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम पोलन मदर सेल या पीएमसी कहते हैं, जिनमें मियोसिस के द्वारा पोलन यानी पराग कणों का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म में जो नर शंकु है, इसे हम बोलते हैं मेल कॉन। यह एंजियोस्पर्म की पुमंग के समतुल्य होता है। नर शंकु जो है इसमें अनेक लघु बीजाणु पर्णें होती हैं, जिन्हें हम माइक्रो स्पोरोफिल्स कहते हैं। और आवर्त बीजी में इस स्टेमन को पुंकेसर कहते हैं। इसका मतलब लघु बीजाणु पर्ण और पुंकेसर समान है। इसीलिए हमने कहा था कि पुंकेसरों को लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। उसी प्रकार से लघु बीजाणु पर्ण में लघु बीजाणु धानियां होती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं। इन लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम माइक्रो स्पोर मदर सेल या एमएमसी कहते हैं,
जिनमें मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु बनते हैं। इसका मतलब कि जो आवर्तबीजी पादपों में जो पोलन्स हैं या परागकण हैं वही जिम्नोस्पर्म में लघु बीजाणु है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परागकण और लघु बीजाणु एक ही है। परागकण को ही लघु बीजाणु कहा जाता है, जिसका निर्माण परागकोश की परागधानी के अंदर और सूत्र विभाजन के द्वारा होता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की जो संरचनाएं हैं उनमें जो क्या समानता है। अब हम बात कर रहे हैं आगे परागकोश जो है उसका निर्माण, उसका जो परिवर्तन है वो सुबीजाणुधानीय होता है। परागकोश का परिवर्धन सुबीजाणुधानीय अर्थात यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। इस प्रकार के डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें परागकोश का निर्माण एक से अधिक प्रकार की प्रपसु कोशिकाओं या बीजाणु कोशिकाओं से होता है। इसीलिए इसे सुबीजाणुधानीय परिवर्धन कहते हैं। इसके अंदर जो प्रपसु कोशिका होती है उसमें परिणत विभाजन होता है, जिसके द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं। एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, इसमें बार बार परिणतिक अपनतिक विभाजनों से परागकोश की भित्ति, जिसे हम पराग भित्ति कहते हैं, का निर्माण होता है तथा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में बार बार विभाजन होने से बीजाणुजन कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें हम बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। यही बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं आगे चल करके एमएमसी या पराग मात्र कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं, जिनमें अर्ध विभाजन के द्वारा पराग कणों का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना। हम जानते हैं ये क्या है, परागकोश। जब हम इस परागकोश की टीएस अनुप्रस्थ काट, परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसमें हमें इस प्रकार का चित्र दिखाई देता है। लघु बीजाणुधानी की संरचना को के अंदर दो भाग होते हैं, एक पराग भित्ति या इसे हम लघु बीजाणु धानी भित्ति और दूसरा बीजाणुजन उत्तक होता है। पराग जो भित्ति है या लघु बीजाणुधानी जो भित्ति है वो चार भागों में बटी होती है। एक बाह्य त्वचा, दूसरा अंतःस्थिशियम, मध्य परत और नंबर 4 पोषूतक। नंबर 4 पोषूतक और दूसरा है
बीजाणुजन ऊतक। परागभित्ति की जो सबसे बाहरी परत है वो एपिडर्मिस कहलाती है, जो एकल कोशिकीय परत होती है। में ये 4 परागधानियां हैं। परागधानी ये टीएस ऑफ एंथर है। ये 1, 2, 3 और 4 परागधानियां हैं और ये एक पाली है लोब, जिसमें 4 परागधानियां होती हैं। हम इस परागधानी की संरचना को समझ रहे हैं। तो देखिए, इसकी सबसे बाहरी जो परागभित्ति की जो सबसे बाहरी परत होती है वो बाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस। जो एकल कोशिकीय परत होती है ये चारों ओर से पराग कोश को या बीजाणुधानी को ढक के रखती है। इसका कार्य है पराग कोश की जो है वो आंतरिक ऊतकों की सुरक्षा करना। इन कोशिकाओं की जो वृद्धि है वो आंतरिक ऊतकों की वृद्धि के साथ साथ संगत वृद्धि होती है। संगत वृद्धि का मतलब है जब आंतरिक ऊतकों में वृद्धि होगी तो बाहरी परत भी साथ साथ वृद्धि करेगी। अगर संगत वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, तो बाहरी एपिडर्मिस में अगर विभाजन नहीं होगा तो एपिडर्मिस की कोशिकाओं के टूट जाने से परागकोश पकने से पहले ही बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में आंतरिक ऊतकों के साथ साथ संगत वृद्धि पाई जाती है। दूसरी हम बात करते हैं अंतःस्थिशियम की। अंतःस्थिशियम जो है वो बाह्य त्वचा के अंदर की ओर दूसरी परत है जिसमें यू आकार की जो है वो रेखीय पट्टिकाओं का निर्माण होता है और इनमें आर्द्रताग्राही प्रवृत्ति पाई जाती है। यह हम कहें कि इनमें रेशेदार पट्टियों का पाया जाना और इनका विभेदक प्रसार और आर्द्रताग्राही प्रवृत्ति ही अंतःस्थिशियम को इन सभी से अलग बनाती है। और अंतःस्थिशियम जो है इसका कार्य जो है पराग कोश के परिपक्व होने पर इसके फटने में सहायता करना है। इसे एंडोथीशियम कहा जाता है। इसमें यू आकार की पट्टिकाएं पाई जाती हैं। इसके पश्चात तीसरी है मध्य परत, जिसे हम मिडल लेयर कहते हैं। मिडिल लेयर एंडोडर्मिस के अंदर 1 से 3 परतीय संरचना होती है। इसकी 1 से 3 कोशिकाओं की परतें होती है और इन अंतःस्थिशियम का जो कार्य है वो बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं जब बीजाणु जनन करती हैं, विभाजन करती हैं, परागकणों का पराग चतुष्क का निर्माण करती हैं, उस समय उन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं, क्योंकि इनमें स्टार्च व अन्य खाद्य पदार्थों का संचय होता है और यह परागकोश के परिपक्व होने तक नष्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें उपस्थित स्टार्च और पोषक पदार्थों का उपयोग जो है वो बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाओं के द्वारा कर दिया जाता है। इसके पश्चात आती है पोष ऊतक, जिसे हम टेपिटम कहते हैं। टेपिटम सबसे अंदर की ओर एक सिंगल कोशिकीय परत होती है, एकल परत होती है। इसे पोष ऊतक या टेपिटम
कहा जाता है। अब हम परागभित्ति की चौथी परत, जिसे हम पोषक कहते हैं, उसके बारे में बात करें। टेपिटम जो है वो सबसे आंतरिक परत होती है। यह एकल कोशी की परत है। यह पराग कोश के पूरे परिपक्व होने तक जो है मैच्योर हो जाती है, क्योंकि इसका कार्य पराग कणों की बाहरी भित्ति का निर्माण करना है और पराग कणों को पोषण प्रदान। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर सघन कोशिका द्रव्य और स्पष्ट केंद्र पाया जाता है और ज्यादातर इनके जीव द्रव्य जो है वो रंगहीन होता है, लेकिन सेम में इनका जीव द्रव्य रंगीन लाल भूरे रंग का होता है तथा एनीमोन पादप की टेपिटम कोशिकाओं में जीव द्रव्य बैंगनी रंग का होता है। दो टेपिटम जो है वो दो प्रकार की होती है, एक अमीबीय टेपिटम और दूसरी ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम। अमीबीय टेपिटम जो है वो एलिस्मा और टाइफा में पाई जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अमीबीय टेपिटम के अंदर जो है इसकी कोशिकाएं, टेपिटम की कोशिकाएं जो है वो फट जाती हैं और इनका सारा पोषक पदार्थ जो है वो इस पराग कोश की गुहिका के अंदर जो है वो बिखर जाता है तथा पराग कणों को पोषण पर प्राप्त होता है। इस स्थिति को, जिसमें सारी कोशिकाएं, टेपिटम की सारी कोशिकाएं फट जाती हैं और सारी कोशिकाओं का जीव द्रव्य मिक्स हो जाता है, उसे पेरीप्लाज्मोडियल अवस्था कहते हैं। पेरीप्लाज्मोडियल अवस्था कहते हैं। ऐसा टाइफा में और एलिस्मा में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी ग्रंथिल या स्त्रावी प्रकार की टेपिटम। ग्रंथिल टेपिटम जो है वो ज्यादातर आवर्तबीजी पादपों के अंदर पाई जाती है। अधिकतर आवर्तबीजी पादपों में ग्रंथिल या स्त्रावी प्रकार की टेपिटम ही पाई जाती है। इसमें टेपिटम की कोशिकाएं फटती बल्कि पदार्थों का स्त्रवण करती है। इन टेपिटम, ग्रंथिल टेपिटम के अंदर कोशिकाओं में वसा से निर्मित वसा की छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती है, जिन्हें हम प्रोब्यूस्काई कहते हैं। प्रोयूबिस्काई। इन प्रोयूबिस्काई के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन का जमाव होने से यूबिस्काई का निर्माण होता है। ये यूबिस्काई जो है वो पराग कणों की बाह्य भित्ति का निर्माण करने में सहायता करती है, जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि यूबिस्काई क्या होती है। यूबिस्काई के बारे में हम बताएंगे कि स्त्रावी या ग्रंथिल प्रकार की जो टेपिटम होती है उसमें जो है वसा की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, जिन्हें प्रोयूबिस्काई कहते हैं, जिनके चारों ओर स्पोरोपोलेनिन के जमाव से यूबिस्काई का निर्माण होता है। और यूबिस्काई जो है वो पराग कणों की बाह्य भित्ति के निर्माण में सहायक होती है।
दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि परागकण मिट्टी में लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो इसका आंसर हम बताएंगे कि परागकणों की बाहरी भित्ति जो है वो स्पोरोपोलेनिन पदार्थ से बनी होती है, जो इसे भौतिक और रासायनिक अपघटन से बचाती है। और इसी क्वेश्चन को हम घुमा करके इस तरह से भी देख सकते हैं कि परागकणों की बाह्य भित्ति किससे बनी होती है तथा इसका कार्य क्या है। तब भी हम यही उत्तर देंगे कि परागकणों की बाह्य भित्ति स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बनी होती है, जो इसे भौतिक और रासायनिक अपघटन से सुरक्षित करती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये लघु बीजाणु जनन की कंप्लीट संरचना हमने आज समझी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियो में हम ये बताएंगे भाग 2 में, चैप्टर के भाग 2 में हम ये बताएंगे कि आगे परागकणों का निर्माण कैसे होता है, जो कि लघु बीजाणु जनन कहलाता है, जो स्पोरोजेनिक टिश्यू की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, जो पीएमसी की तरह कार्य करती है। अर्थात लघु बीजाणु जनन और नर युग्मकोद्भिद का विकास, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।